एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने देखे तीन, एक तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरा प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन, तीसरा कैलकुलेशन। फिर अब आएगा रिलेशन बिटवीन, अब आएगा रिलेशन। हाँ जी बोलो, इसमें डाउट है में, मतलब क्वेश्चंस में, तो अभी क्या करेंगे बोलो। कल आ रहे क्या आप लोग? कल मैं आ रहा हूँ सुबह 9 बजे। कल फर्स्ट ईयर के बच्चों को ले रहा हूँ मैं, तो कल 9 to 11 इधर ही। अगर आपको डाउट है तो आप आ सकते हो। मैं क्लास छोड़ के आके पहले आपके डाउट बता दूंगा, ठीक है? देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन क्या था, के क्यू डेल्टा जी, राइट? तो यहाँ देखिए, थर्मोडायनामिक्स से हमको ये फॉर्मूला मिला बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, मैडम प्लीज बात मत करो, मैडम मैडम बात मत करो बेटा। अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाए तो कभी भी इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है और आपका क्यू बिकम में के हो जाता है। अब बोलो ये वैल्यू ऊपर में डालो तो डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 आ गई, ये आ गया डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, और जहां एल एन मतलब नेचुरल लॉग टू द बेस ई बोला जाता है, और वो क्यू के जगह पे हम के लेते हैं। अब इसको यहाँ ला लो तो आपको आएगा, देखो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जीरो मतलब स्टैंडर्ड, दैट इज इक्वल टू, ये पूरा उठा के यहाँ ला लो, माइनस ऑफ आर टी एल एन के। बेटा आईआईटीज में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट में न्यूमेरिकल नहीं आता है। नीट में सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर मैं नेचुरल लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी देन लॉग टू द बेस 10। और ये बेटा आपका के या तो के सी हो सकता या तो के पी हो सकता, डिपेंड। अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन में दे दे तो के सी हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में के पी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये रिलेशन से हमको करना क्या है, देखिए बेटा, ये रिलेशन से ये मालूम करना है, अगर आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सुन लो, आपको याद होगा थर्मोडायनामिक में सारे डेल्टा जी नेगेटिव वाले कैसे होते हैं? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब ये प्रोसेस अपने आप चलेगा, और इस केस में दैट इज रिएक्शन मूव्स टू द, बेटा इज मूव्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब भी हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा जी, देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव आ जाए तो बेटा क्या बोलना, प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप नहीं चलेगा। अगर आपने इसे चलाया, मतलब कुछ करा के रिएक्शन को प्रोसीड भी किए, तो आपको बहुत ही बहुत लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब रिएक्शन रिएक्शन हार्डली मूव्स, बेटा इट हार्डली मूव्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब बहुत ही, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि आसानी से चले गया, बड़ी तकलीफ से, मतलब आपको बहुत कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, देन इट मूव्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ऐसे केस में भी प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 डाल दो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये थी बेटा रिलेशन बिटवीन क्यू के एंड डेल्टा जी।
चलो हो गया, राइट। अब बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो आपने पढ़ाना था वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। आप बच्चों को थोड़ा सा ली चैटलियर के बारे में मालूम है क्या? व्हाट इज ए ली चैटलियर प्रिंसिपल, काम कैसे करता है? कुछ भी नहीं मालूम, पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, दूसरी बार सुन रहे हैं। उसका एक्चुअल मतलब समझ में आया क्या आपको? नहीं ना? चलो समझने की कोशिश करेंगे आप, और थोड़ा सब्जेक्ट के बाहर से समझेंगे। सब्जेक्ट में है वैसा नहीं, सब्जेक्ट के बाहर से समझेंगे। और ये तो विंटर सीजन है ना, थोड़ा समझो कि समर सीजन में है हम लोग, ठीक है? और अभी कितने 2 बज रहे हैं ना? समर सीजन में 2 बजे टेम्परेचर कितना रहता? हाँ जी, 35, 35, 45, 40 डिग्री पकड़ो ना, ज्यादा हो गया हो। 45 मतलब पूरा जल जाएगा बाहर में। 40 डिग्री का टेम्परेचर बाहर है, और 2 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, तो हम लोग कैसे तो भी भाग भाग के केमिस्ट्री क्लास करने आए। कोई नहीं आता पर आए, राइट। अब इतनी गर्मी में है, क्लास में अंदर में आते साथ ही यहाँ पर एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री है, होता नहीं 18 डिग्री है। अब इतनी गर्मी से आए और सीधा अंदर में बैठ गए, ठंडा लग गया। तो हमारी बॉडी ने उस टेम्परेचर को एक 10 मिनट में मेंटेन करा लिया। मतलब उतनी गर्मी से आगे हम यहाँ बैठ गए, और धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर था बाहर का अंदर का हमने मेंटेन कर लिया, और हमारा प्रोसेस मतलब काम चालू हो गया। अभी यहाँ से 2 बजे क्लास छूट गई, हम 18 डिग्री में बैठे थे, बाहर गए 40 डिग्री में। तो जैसे हम बाहर गए वो टेम्परेचर में हमारी बॉडी मेंटेन कर लेती है। एक्चुअल का बताने का मतलब क्या है बेटा, एक किसी कंडीशन में हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करा लेती है ना, वो मेंटेन कराने का मतलब ही क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो ली चार्टलियर ने क्या बोला, इनका एक स्टेटमेंट है, अगर कोई भी सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम में होगा, जैसे कि ये पेन बेटा सीधा है, ऐसे पकड़ो ना, इस तरफ में ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन सीधा है। मैं बोलूं बेटा ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में है, तो अपने ली चार्टलियर साहब बोलते अगर कोई भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा, तो अगर आपने कुछ कंडीशंस चेंज करा लिए, अब कुछ मतलब 3 दिया उसने, पहला टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया और कॉन्सेंट्रेशन। अगर कुछ कंडीशंस आपने चेंज करा लिए, तो आप तो चेंज करा लोगे, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप में वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे कि बोला ये प्रोडक्ट है बेटा और ये रिएक्टेंट है, और देखो ये सीधा है, सीधा है। मतलब मैं बोलूं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने क्या किया, ये रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बेटा, रिएक्टेंट ये सबको दिख रहा है, ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दिया। बेटा ऊपर करना मतलब मैंने बढ़ाया कि कम किया? किसको? चलो समझो कि कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया। बेटा अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ली है ना, तो अब बताइए रिएक्शन आपकी आगे जा रही है पीछे आ रही है? रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। कब तक? जब तक वापस वो ऐसा ना आ जाए। होगा भी, अगर आपने ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे बढ़ा ली है, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड आते 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 वापस वो सीधा ऐसे हो जाएगा। और ऐसे होने के बाद फिर बाद में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज अगेन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। नहीं सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उल्टा किया, मैंने इसको बढ़ा लिया। ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया। बोलो रिएक्शन आगे जा रही कि पीछे आ रही? रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। क्या बेटा हमेशा बैकवर्ड मूव होगी? नहीं। कब तक? जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक बैकवर्ड मूव होगी। और जैसे इक्विलिब्रियम में आ गया, अब मैं क्या बोलूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब स्टेटमेंट समझो सर क्या बता रहा है। If the system is at equilibrium, then by changing one of the term, अब one of the factor क्या क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है। By changing one of the factor, the position of equilibrium will move in such a direction that it has to nullify the change brought by the factor. मतलब अगर हमने किसी भी फैक्टर को चेंज करा लिए, तो बेटा इसको बढ़ाने से वो आगे क्यों जा रहा? क्योंकि आपने इसको बढ़ाया। बेटा इसको बढ़ाने से पीछे क्यों आ रहा? क्योंकि आपने इसको बढ़ाया। तो बेटा by changing one of the factor, position of equilibrium will move in such a direction that it has to nullify the change brought by the factor. मतलब आपने जो भी चेंज किया होगा, उस चेंज को नलीफाई कराने के लिए ही वो आया तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा।
लेकिन क्या वो कंटिन्यूसली आगे और पीछे जाएगा? नहीं, थोड़े देर तक। कब तक? जब तक वापस वो अपनी कंडीशन में ना आ जाए। दैट प्रिंसिपल कॉल्ड एज व्हाट? ली चार्टियर प्रिंसिपल। अब एक्सप्लेन कराने से पहले ओरली पूछना चाहूंगा, बेटा अमोनिया का फॉर्मेशन N2H2 से हो रहा है। मैं लिख रहा नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो। N2 plus H2 gives rise to अमोनिया। बोलो बेटा, अमोनिया आपका प्रोडक्ट में है कि रिएक्टेंट में है? रिएक्टेंट में क्या है? N2 और, तो समझो कि रिएक्शन आपकी ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है। बेटा अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ा लिया, रिएक्शन मूव्स, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया? चलो और एक बार, बेटा N2 plus H2 रिएक्टेंट में है। क्या क्या है? N2 plus H2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या है? अमोनिया। ठीक है, अगर मैंने N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया, रिएक्शन मूव्स, पक्का? अब देखो मैं इसे घुमा के पूछता हूं, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कम कर लिया, कम कर लिया बेटा, समझ में आया? अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम कर लिया, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया, नहीं आया समझ में? ऐसे कैसे आ गया? मैं फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, हो गया। क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने ली चार्टलियर ने बताया कॉन्सेंट्रेशन वाले में। अब प्रेशर पे आइए। प्रेशर, बेटा इन्होंने क्या बोला है प्रेशर में? नहीं, प्रेशर 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 नहीं, बाद में बताएंगे, इसमें बताना पड़ेगा। दूसरा टेम्परेचर के बारे में ली चार्टलियर साहब बोले कि जो भी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन रहे हैं? बेटा ली चार्टलियर साहब ने बोला कि जो भी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है, एक्सो का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? जो भी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है, दैट मस्ट अकर एट लो टेम्परेचर, उसको आप लो टेम्परेचर में ही करना है। और जो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है, दैट मस्ट अकर एट हाई टेम्परेचर। पक्का याद रहेगा? एक्सो वाली लो या हाई? एक्सोथर्मिक इज लो और हाई, एंड एंडोथर्मिक इज एट हाई टेम्परेचर। पक्का? देखो N2 plus H2 gives rise to 2 moles of ammonia. N2H2 कहाँ है बेटा? रिएक्टेंट में की प्रोडक्ट में? अमोनिया। और फॉर्मेशन ऑफ जो अमोनिया हो रहा है वो आपका एक्सोथर्मिक है। नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं जस्ट बोल रहा हूँ एक्सोथर्मिक है। इज इट क्लियर? बोलो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? पक्का? वेरी गुड। अब रिएक्शन को मैंने घुमा लिया, उल्टा कर लिया। उल्टा किया तो रिएक्टेंट में कौन आ गया? प्रोडक्ट में कौन आ गया? N2 है। पक्का? तो ये रिएक्शन एंडो की एक्सो, इट मस्ट अकर एट, समझ में आया? अब पहली रिएक्शन पे आ जाओ, जो आपने बोला N2 plus H2 gives अमोनिया, एक्सो वाली बोले, उस पे आइए। बेटा अभी मैंने क्या किया, जैसे ही ये अमोनिया बना रहा था, टेम्परेचर मेरी लो थी, तो लो टेम्परेचर में मुझे अमोनिया ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं जस्ट ऐसे, मेरी आदत है कुछ कुछ बोलने की बेटा, मैं बोल के देख रहा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही सवाल नीट में आते हैं। सुनो सुनो सुनो, अभी आपने अमोनिया बनाया बेटा, अमोनिया आपका एक्सो था कि एंडो था? मैडम बोलो, बोलो। अच्छी कर हाँ, भूख लग गई, नखून खा रही हो, भूख लग गई उसको। अच्छा देखिए बेटा, N2 plus H2 gives rise to अमोनिया, एक्सो की एंडो? और ली चार्टलियर साहब ने क्या बोला? सारे एक्सोथर्मिक भी लकर है। पक्का? अब मुझे अमोनिया बनाना है तो मेरा टेम्परेचर लो रहेगा कि हाई रहेगा? पक्का? अगर मैंने N2 plus H2 gives rise to अमोनिया किया और मैंने टेम्परेचर लो रखा, तो मेरी रिएक्शन आगे जाएंगी कि पीछे आएंगी? आगे जाएंगी। उन्होंने यही बोला ना, सारे एक्सोथर्मिक विल अकर एट लो टेम्परेचर। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल अकर एट लो टेम्परेचर, और अगर आपने लो टेम्परेचर मेंटेन किए तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा? अमोनिया। क्या मिलेगा?
लेकिन अभी उसी प्रोसेस में आपने टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो अभी आपको अमोनिया कम मिलेगा, N2H2 ज्यादा मिलेगा, और रिएक्शन अपनी आगे चलेगी कि पीछे आएंगी? आया समझ में? मेरे को तो समझ में नहीं आया, अब आया पक्का? चलो अब एक सवाल और है बेटा, SO2 प्लस O2 गिव्स राइज टू SO3। सुन लो, सिर्फ लिखना लिखना कुछ भी नहीं है। SO2 प्लस O2 गिव्स राइज टू SO3, और ये रिएक्शन आपकी डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव है, एक्सो की एंडो, और इनके ये सांप के हिसाब से आपको जो SO3 मिल रहा है वो बेटा लो टेम्परेचर में मिलेगा कि हाई पे मिलेगा? पक्का? अब मैंने क्या किया, ये वाले प्रोसेस में टेम्परेचर और कम कर दिया, क्या ज्यादा मिलेगा? हाँ जी, SO3 ज्यादा मिलेगा। हमारा रिएक्शन आगे चलेगा कि पीछे आएगा? इज इट क्लियर? दो चीज समझा दिया, समझ में आया? मैं बोर्ड में कुछ भी नहीं लिखा पर समझ में आया बेटा? चलो अब मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ प्रेशर वाला, वो भी दूंगा, ऐसा नहीं कि ओरली बोल दिया करके, वो भी दूंगा, बट टाइम को देखते हुए पहले वो दो को एक्सप्लेन करा लिया, अब आगे बताऊंगा। देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल, if the system, beta, if the system is at equilibrium, if the system is at equilibrium, then if the system is at equilibrium, then by changing one of the factor, बेटा एक साथ तीनों को नहीं, एक एक करके, by changing one of the factor, by factor क्या हो सकते हैं? या तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, या तो उस इक्विलिब्रियम का प्रेशर हो सकता है, या तो टेम्परेचर हो सकता है। बेटा by changing one of the factor, then the position of equilibrium, then the position of equilibrium moves in such a direction, position of equilibrium moves in such a direction, it moves in such a direction that it has to nullify, the change brought by the factor. It has to nullify the change brought by the factor. पहला वाला बेटा अफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सर अफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा लिए, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। By increase in concentration of reactant, by increase in concentration of reactant, position of equilibrium moves फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक पॉसिबिलिटी मुझे बताइए, अगर मुझे इक्विलिब्रियम की पोजीशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड, बाय डिक्रीज इन
concentration of product, the position of equilibrium moves forward direction. बेटा एंड वाइस वर्सा लिख दूं मैं, बाकी का आप लोग कर लेना ना, समझ में आया नहीं आया? सर ये अफेक्ट ऑफ प्रेशर मुझे ये बताना है बेटा, और टेम्परेचर में वो ऐसे भी समझ में आ ही गया। ये एक इम्पोर्टेंट है, और मालूम है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, वो एक इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब ऐसी है बेटा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर बताने के लिए थोड़े बॉयल्स अंकल की लॉ लेके आना पड़ेगा, कॉल्ड एज ए बॉयल्स लॉ। आप जानते हो बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। भाई सीधी सीधी बात है, प्रेशर बढ़ाए तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर कम होगा, या प्रेशर बढ़ा लो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करा लो वॉल्यूम बढ़ गया, बस इतना ही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अफेक्ट ऑफ प्रेशर, बेटा अफेक्ट ऑफ प्रेशर में ऐसा बोलेंगे बाय इंक्रीज इन प्रेशर, सुन लो बड़ा काम का ये, बाय इंक्रीज इन प्रेशर the position of equilibrium will move in such a direction, position of equilibrium will move in such a direction, right beta? Position of equilibrium will move in such a direction where there is decrease in volume, where there is decrease in volume। थोड़ा देखो मैं आपको एक्सप्लेन कराना चाहूंगा बेटा। ये N2 है इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये H2 है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, और ये आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया दिया, और ये भी कैसे दिया? इन द फॉर्म ऑफ गैस। बेटा इस केस में अगर मैं फॉरवर्ड, आपको अमोनिया दिख रहा है ना सर, फॉरवर्ड क्या दिख रहा है बेटा? अमोनिया। बैकवर्ड क्या दिख रहा है? N2H2। सुनो, अगर इस रिएक्शन में मैंने प्रेशर बढ़ा लिया, तो प्रेशर बढ़ाने से आपकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आगे जाएगी या पीछे आएगी? तो सुनो मैं बताता हूं बेटा। इस केस में आपकी N2 के मोल्स कितने हैं वो ढूंढो पहले। 1 मोल, तो मैं बोलू बेटा ये 1 वॉल्यूम है। H2 की कितने मोल है? 3, तो क्या हो गए? 3 वॉल्यूम। सर दोनों को मिला लो, कितने हो गए? 4 वॉल्यूम, राइट? ये देखो बेटा कितना है? 2 वॉल्यूम। अब ये बताओ फॉरवर्ड जाने के लिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा कि इंक्रीज कर रहा? हाँ बेटा। अब मुझे बताओ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया शोज डिक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन वॉल्यूम? बोलो और एक बार, फॉर्मेशन पूरा बोलो बेटा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया shows decrease in volume, so it must occur at high pressure। समझे आप? उल्टा ये बेटा, उल्टा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ N2 and H2 shows increase in volume। अरे भाई यहां से आओ ना, फॉर्मेशन ऑफ N2H2 shows increase in volume, it must occur at low pressure। लो प्रेशर बेटा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। समझ में आ गया? लिख दीजिए बेटा, ये निकाल दो, नहीं ठीक है, तो यहां लिख दूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मस्ट टेक प्लेस एट हाई प्रेशर। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर because it shows decrease in volume। अच्छा बेटा ये रिएक्शन बोर्ड पे रहने दो, मैं आपको 2-3 सवाल पूछता है, आंसर कीजिए। बेटा ये जो रिएक्शन बोर्ड पे दिख रही है, अगर मैं इस रिएक्शन को प्रेशर को कम करा लूं, अगर ये रिएक्शन जो बोर्ड पे दिख रही है ना, अगर इस रिएक्शन की मैं प्रेशर कम करा लूं, तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा?
प्रेशर को बढ़ा लो, आगे समझ में। By increasing the pressure, the position of equilibrium will move in such a direction where there is decrease in volume. ये था बेटा effect of pressure. अब आएगा effect of temperature. All exothermic reaction must take place at low की है बेटा, yeah, all exothermic reaction occurs at low temperature. बेटा मुझे ये बताओ, आइस से लिक्विड बना रहे हो, आइस से लिक्विड बना लिए बेटा, आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब ये प्रोसेस आपका एक्सो होगा कि एंडो होगा? हाँ जी, तो आइस से लिक्विड वाटर बनाने के लिए जो प्रोसेस एंडो है, मतलब इट मस्ट अकर एट लो टेम्परेचर की है, हाई टेम्परेचर, है ना। अच्छा सर, लिक्विड वाटर से मैंने स्टीम वेपर बना ली है, एक्सो की एंडो? हाँ जी, तो इट मस्ट अकर एट हाई टेम्परेचर। बेटा वेपर से हमने अभी लिक्विड वाटर बना लिया, कंडेंस करा लिया है, वेपर से लिक्विड वाटर कंडेंस हो गया, एक्सो की एंडो, इट मस्ट अकर एट लो टेम्परेचर। ये याद रहेगा ना, ये ऐसे सवाल पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता। चलो, effect of temperature, all exo occur at low temperature, that means all endo occur at high temperature. But it must occur at the high temperature. बेटा अभी है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। मुझे ये लिखा के देना पड़ेगा, थोड़ा ओरली बोलूंगा मैं और लिखा के भी दूंगा, आप लिख लीजिए। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है वो, एक टेबल ही बना के दे दूंगा आपको। बेटा अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस लिखिए आप, अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि ऊपर के तीनों ऐसे ही समझ में आ जाते हैं भाई, ये समझ में ही नहीं आता, पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, पहला वाला लिखो बेटा, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी तरफ लिखेंगे सर इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा इसको याद मत करो, इसको समझो। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, इसमें लिखना टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, टोटल pressure of the system is increased, but the partial pressure of each reactant and product remains the same. But the partial pressure of each reactant and product partial pressure of each reactant and product remains same. Total pressure of the system is increased, but the partial pressure of each reactant and product remains same. Hence, no effect on the state of the equilibrium. Hence, no effect on the
state of equilibrium. At constant pressure में आएगा, total volume of the system is increased. Total volume is increased and the number of moles per unit volume, number of moles per unit volume of each reactant and product is decreased. Hence the equilibrium will shift. In that direction, but equilibrium will shift in that direction where there is, क्योंकि यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर डिक्रीज कर गया, दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन where there is number of moles increase. चलो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, समझ में आ जाएगा बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं कि अलग ही नहीं है, जो अब तक आपने प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन में डिस्कस किया वही है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस मेंटेन किया गया है। एक तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम था और एक तो कांस्टेंट प्रेशर था। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर इंक्रीज कर गया और कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। दिख रहा है आपको? कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर इंक्रीज हो गया और कांस्टेंट प्रेशर में बेटा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अच्छी बात है। अगर आपको टोटल प्रेशर बढ़ भी जाता है लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम, hence there will be no effect on the equilibrium। तो ये याद रहेगा। अगर आपका इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आ रहा है, टोटल प्रेशर बढ़ेगा बट एक एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो रिमेन सेम होगा एंड हेंस देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है पर टोटल वॉल्यूम बढ़ने से, देखो बेटा वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा। बेटा ये वाला बॉयस लॉ का कंसेप्ट है। जैसे मैंने बोला ना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लिया है, ये ऐसे किया है। अगर टोटल वॉल्यूम बढ़ भी जाता है देन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गेट डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर गया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है ना बेटा, इसको और प्रेशर को रिलेट करना है। अगर टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है दैट मींस द इक्विलिब्रियम विल मूव इन सच डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यहाँ देखिए टोटल वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर गया तो अपनी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स है। सो ये दोनों भी क्या कब होगा? जब आप उसमें इनर्ट गैस डालोगे। बेटा इनर्ट गैस डालने से ये तो मालूम है इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता। अगर आप इनर्ट गैस डाल भी देते हो या प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा बट वहां पर नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम। अगर आप इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर में डालते हो तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद आपका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स हो। आगे समझ में? बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम। बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस
at constant pressure, देखो बेटा, by the addition of inert gas at constant pressure, position of equilibrium will move in that direction where there is increase in number of moles, right? और इसका एक टेबल बना के दूंगा बेटा, टेबल भी क्यों, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है, आपको आता है डेल्टा एन निकालना, तो देयर विल बी नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर. एग्जांपल H2 plus I2 gives rise to 2HI. आप उसकी डेल्टा एन निकालो, क्या है बेटा, 0. आप प्रेशर बढ़ा लो या कम करा लो, देयर विल बी नो अफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम. तो मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, वो टेबल ये लिख दिया बेटा आपने. हाँ, अब आगे लिखिए, मैं टेबल बना के दे रहा हूँ. टेबल में भी कैसे, डेल्टा एन के हिसाब से चलना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज, ऐसा लिखो बेटा, केस जहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 0, जहां पर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एंड डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव. ये 3 केसेस है बेटा. एक तो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होगा एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एन 0, नो अफेक्ट बेटा. कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एन 0, नो अफेक्ट बेटा. नो अफेक्ट ऑन वेयर, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो अफेक्ट. डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है कांस्टेंट वॉल्यूम, नो अफेक्ट. क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा. वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब यहां दिख रहा है आपको, ये देखिए यहां पर रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम में देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम. देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेकिन यहां पर देखिए बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एन 0, नो अफेक्ट. डेल्टा एन पॉजिटिव, फॉरवर्ड डायरेक्शन. डेल्टा एन नेगेटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन. बेटा इट इज ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर में देखा गया, कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है. एक एग्जांपल आपके लिए, सर N2 in the form of gas, H2 in the form of gas, and it gives rise to 2 moles of ammonia in the form of gas. अब बेटा इसमें मैं अगर कैटलिस्ट, आई मीन सॉरी, इसमें अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं, and that to be I am adding the inert gas at, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम का काम ही नहीं है ना. कांस्टेंट वॉल्यूम में नो अफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर मैं इनर्ट गैस डालता हूं बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर, बोलो बोलो, इस केस में मेरा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आगे जाएगा या पीछे आएगा? वेरी गुड बेटा. डेल्टा एन क्या आ रही, नेगेटिव. कैसे, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट. भाई ये कितनी आ गई, नेगेटिव. मतलब बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन दिस इक्विलिब्रियम, हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा इट शिफ्ट और मूव्स ऑन वेयर, इट विल बी शिफ्ट ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन. क्या सर आपको ये समझ में आया? पक्का बेटा. इस रिएक्शन को रिवर्स करा लो, इनर्ट गैस डालो एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन. हाँ ना बेटा, उल्टा करा लिए. उल्टा किए तो डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा, और एट कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रियम कहां मूव करेगा, ओनली एट द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आ गया सर समझ में? आखिरी लास्ट पॉइंट बेटा, कैटलिस्ट डालने से क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है या नहीं होती है? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं. होती है बेटा? नो ना, वेरी गुड, नहीं होती है. कैटलिस्ट डालने से इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू अटेन क्विकली, और डिस्टर्ब नहीं करेगा. अगर आपने एक रिएक्शन चला ली ये वाली विदाउट कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम आने को 10 सेकंड लग गए, आप कैटलिस्ट डालो, इक्विलिब्रियम 5 सेकंड में आ जाएगा.
पर आएगा तो इक्विलिब्रियम ही आएगा, उसकी पोजीशन को फॉरवर्ड बैकवर्ड में डिस्टर्ब नहीं करेगा। इज इट क्लियर? बना लो सर। टाइम है तो क्वेश्चन है, टाइम है, क्वेश्चंस करेंगे अभी। थोड़ा कैटलिस्ट का कंसेप्ट बताता हूँ बेटा, वो केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है। बेटा अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on the position of equilibrium, beta it does not disturb the position of equilibrium, beta it does not disturb the position of equilibrium but helps the equilibrium to attain quickly, but helps the equilibrium to attain quickly। मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी से डालेगा पर उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा ये कैसे होता है तो ये भी लिखेंगे बेटा, हाउ इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू अटेन क्विकली, by lowering activation energy। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा लेगा और आपको इक्विलिब्रियम जल्दी से आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये ग्राफिकल मेथड है, वैसे भी काइनेटिक्स में पढ़ना ही है बेटा। ये होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये है हमारा रिएक्टेंट, और कभी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। बेटा ये रहा एनर्जी बैरियर, ये रिएक्टेंट जाके जब एनर्जी बैरियर को टच करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये आपको आ गया एज ए प्रोडक्ट। सर ये जो रिएक्शन चली, ये रिएक्शन चली विदाउट कैटलिस्ट में। बेटा ये रिएक्शन चला विदाउट कैटलिस्ट पे। अब क्या हो गया, मैंने कैटलिस्ट ऐड करा लिया, जैसे ही कैटलिस्ट ऐड करा लिया ये रिएक्टेंट ऐसे होके यहां से कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में बना लिया, राइट। अब क्या हो गया बेटा, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये विथ कैटलिस्ट हो गया। अब दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, देखिए बेटा ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। बोलो कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी छोटी है, विथ वाली और विदाउट वाली? जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ के आपको प्रोडक्ट जल्दी आ गया। आई मीन टू से इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको काइनेटिक्स में आते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर इसलिए बताया कि वर्ड आ गया एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आप कैटलिस्ट डालो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएंगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और आपका रिएक्शन जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको इक्विलिब्रियम लाना है, तो कैटलिस्ट डालो आपका इक्विलिब्रियम जल्दी से आ जाएगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट सर। ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब जो चालू होगा बेटा दैट इज अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑल, वो आयनिक में आता है। फिर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे बेटा उसके, मुझे अभी भी डाउट है कहीं वहां से तो आप पूछ लिए तो आप परेशान हो जाओगे। चलो बेटा एक दो क्वेश्चन करेंगे वो वाले टाइप के भी। हाँ बेटा
ये बेटा एक क्वेश्चन करेगा, अच्छा क्वेश्चन है। PCl5 was taken at 2 atm in a closed vessel. PCl5 was taken at 2 atm in a closed vessel at 154 degree centigrade. बट टेम्परेचर की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट PCl5 decomposes and attain the equilibrium as a PCl3 plus Cl2. Equilibrium is established but equilibrium is established when 50% of PCl5 decomposes, but when 50% of PCl5 decomposes. Calculate Kp for the equilibrium. बेटा यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर कितना है 2 atm, then 50% will be decomposes. बेटा ये परसेंटेज मतलब मालूम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। 100 को 50 तो 1 को कितना 0.5, ऐसी है ना। तो निकालो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। सुनो सुनो सुनो, आपको ये मालूम है PCl5 जब डिकम्पोज करा तो क्या दिया, PCl3 दिया और Cl2 दिया। बेटा इनिशियल प्रेशर ले लो आप, अब बोलो व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर इज गिवन टू, ये कितना हुआ 0 50% डिसोसिएट कर रहा है। देखो बेटा 50% डिसोसिएट कर रहा है मतलब 100 को कितना 50, बेटा 1 को कितना, हाँ जी, पर आपके 1 की 2 है बेटा, 1 को 0.5 तो 2 को कितना, तो मैं लिखू एट इक्विलिब्रियम 2 में से कितना डिसोसिएट हुआ 1, बेटा 50% बोले तो 100 को 50, 1 को 0.5, 2 को 1, तो बेटा जितना डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनाएगा ना। तो बोलो व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ Cl2 1 atm, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ PCl3 1 atm एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ PCl5 1, 2 - 1 मतलब 1। और आपको लिखना क्या है बेटा Kp, बोलो कैसे लिखते हैं, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। बोलो इसकी वैल्यू 1 1 1 कितना रहा बेटा 1 atm, क्योंकि atm स्क्वायर और सॉरी atm स्क्वायर बाय atm कैंसिल हो गया तो 1 atm इज द वैल्यू ऑफ Kp। और वैसे भी मालूम है Kp इज इक्वल टू उसकी यूनिट कैसे लिखते हैं बेटा, atm की पावर डेल्टा है, तो सर इसकी डेल्टा एन कितनी आ रही है देखो 1, तो atm की पावर 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ Kp। ये मैंने एक जानबूझ के करा के दिया क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनिक में आता है बेटा, अपने शेड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, जब आयनिक शुरू होगा तो वहां पढ़ेंगे हम लोग, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा,
हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी। फिर भी एक बना के दिया मैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं सर बहुत सारे हो ना, देख लेंगे इसको बहुत सारे। और एक क्लास है क्या मेरे को? नहीं है ना, अभी आपका ये है ऑनलाइन है, 2 घंटे ऑनलाइन है, ब्रेक छोड़ के बोलो 2 घंटे ऑनलाइन है। कौन सा लास्ट आवर? 4 to 5। आ जाओ मैं पढ़ा लूँ डिग्री ऑफ डिसीजन। थैंक यू वेरी मच सर।